हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। उम्मीद की बात करते हुए हमें विनोद कुमार शुक्ल की इस कविता के मायने और ज़्यादा स्पष्ट हुए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और उम्मीद की बात में आज एक दूसरे को जाने या बिना जाने साथ चलने की बात की जाए उम्मीद की, करुणा की, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की और पढ़ी जाए कुछ कविताएं। वक्त की ज़रूरत यही है, लेकिन अभी हम कविताएं नहीं, खबरें पढ़ेंगे। उम्मीद की खबरें कोविड के इस दौर में। पहली उम्मीद की खबर गुजरात के सूरत से। यहाँ के अल्थान इलाके में स्थित सूरत महानगर पालिका के कम्युनिटी हॉल में कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया। फिलहाल इसमें करीब 105 कोरोना पॉजिटिव लोगों का इलाज चल रहा है। मरीज इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ डॉक्टर और नर्सों को लगभग 24 घंटे काम करना पड़ रहा है। इन्हीं में से एक हैं सिस्टर नैन्सी आइजन। 4 महीने की प्रेग्नेंट हैं ये नर्स, जो उस कोविड सेंटर की शुरुआत से यहाँ पर ड्यूटी कर रही हैं। 29 साल की नैन्सी कोरोना से बिना डरे लगातार अपनी सेवाएं रख रही हैं। ऊपर से व्रत भी चल रहा है इनका। प्रेगनेंसी में नैन्सी की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी असर पड़ रहा है। उनकी साथी नर्स ग्रीष्मा सोलंकी के मुताबिक नैन्सी को अभी संक्रमण का खतरा है, बावजूद इसके वो पूरी तरह अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित हैं। प्रेगनेंसी की वजह से उन्हें पीपीई किट पहनने में दिक्कत आती है, इसलिए गाउन पहनकर काम कर रही हैं। कवि अशोक वाजपेयी ने लिखा था, उम्मीद के पास कम से कम एक घर तो होना चाहिए, हमारे अंधेरे के मोहल्ले में ना हो, चकाचौंध की दमकती कॉलोनी में भी ना सही, कहीं तो। अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। इसका कोई उन्वान होता तो वो होता चिरंजीवी भव। आपने फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध बेशक देखी होगी, लेकिन याद रखिए, हर माहिम के बगल में एक धारावी और हर साउथ एक्स के पीछे एक कोटला मुबारकपुर बसता है। कहने का मतलब ये कि फिल्म इंडस्ट्री की इस चकाचौंध के पीछे भी हजारों एक्सप्लॉयटेशन, हजारों दर्द, हजारों पीड़ाएं छिपी रहती हैं। स्पॉट बॉयज की, डेली वेज वर्कर्स की, एक्स्ट्राज की, साइड कास्ट की। इस मार्जिनलाइज्ड जनता के बारे में अगर कोई कुछ सोचता है, कुछ करता है, तो उसे शुभाशंसा देने का मन करता है, चिरंजीवी भव बोलने का मन करता है। और यही हमने भी किया एक वीडियो को देखकर, एक ट्वीट पढ़कर। यह ट्वीट किया है साउथ, खासतौर पर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार चिरंजीवी ने। ट्वीट में वो क्या लिखते हैं? तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म कर्मियों और फिल्म पत्रकारों को कोरोना के चंगुल से बचाने के लिए हम अपोलो 24/7 के सहयोग से बनी कोरोना क्राइसिस चैरिटी की ओर से एक मुफ्त टीकाकरण सुविधा शुरू कर रहे हैं। आइए हम सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करें, वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सुरक्षित रहें। ये फ्री वैक्सीन ड्राइव 22 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, 1 महीने के लिए चलेगी। इसमें 45 साल से अधिक उम्र वाले सिने वर्कर्स और जर्नलिस्ट टीकाकरण करवा सकते हैं। ये भी बता दें कि कोरोना क्राइसिस चैरिटी एसोसिएशन चिरंजीवी द्वारा तेलुगु इंडस्ट्री की डेली वेज वर्कर्स की सहायता के लिए स्थापित की गई थी। అందరికీ నమస్కారం। తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో 45 ఏళ్లు దాటిన వాళ్ళకి కరోనా వ్యాక్సిన్ వేయించుకునేందుకు అపోలో 24/7 సౌజన్యంతో మన కరోనా క్రైసిస్ చారిటీ ఒక కార్యక్రమం తలపెట్టింది. ఈ గురువారం నుంచి ఓ నెల రోజుల పాటు ఈ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ జరుగుతుంది. 45 ఏళ్లు దాటిన తెలుగు సినీ కార్మికులు, అలాగే సినీ జర్నలిస్టులు మీ అసోసియేషన్స్ లేదా మీ యూనియన్స్లో మీ పేరు నమోదు చేసుకోండి. మీతో పాటు మీ జీవిత భాగస్వామికి 45 ఏళ్లు దాటితే వారికి కూడా మీతో పాటు ఈ వ్యాక్సినేషన్ పూర్తిగా ఉచితం. షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రతిరోజు కొందరికి అపోలో హాస్పిటల్లో తగిన వసతులతో వ్యాక్సిన్ ఇస్తారు. అలాగే 3 నెలల పాటు అపోలో 24/7 ద్వారా ఉచితంగా డాక్టర్లను సంప్రదించవచ్చు. మందులు కూడా రాయితీకి లభించే వెసులుబాటు వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్న వారికి లభిస్తుంది. तीसरी खबर और एक शब्द, ओडिशा। कल के एपिसोड में हमने यहाँ के एक आईपीएस अधिकारी के एफर्ट्स के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज बात यहाँ से जुड़ी 3 अच्छी खबरों के कोलाज की। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री, उन्होंने 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और बाकी राज्यों की सहायता करने की बात कही। इसी बाबत उड़ीसा के सीएम ऑफिस ने एक ट्वीट किया, जिससे पता चलता है कि पटनायक ने क्या कहा। उनके मुताबिक कोविड-19 की दूसरी वेव एक युद्ध जैसी स्थिति है और ओडिशा कोविड से लड़ाई के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर सभी सहयोग करेगा। इसके अंतर्गत ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाना भी शामिल है, ताकि इन आपातकालीन हालातों में अन्य राज्यों की मदद की जा सके। गुरुवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निर्देश के बाद ओडिशा पुलिस ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वाईके जेठवा के तत्वाधान में एक विशेष अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त किया। अन्य राज्यों की जरूरतों के लिए ऑक्सीजन से भरे वाहनों के
सुगम ट्रांसपोर्ट को सुनिश्चित करने के वास्ते। अब ये बड़ी और प्यारी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ के सत्तासीन दल का किसी अन्य राज्य या राष्ट्रीय राजनीति में इतना दखल नहीं है कि वो इस सहायता के बदले किसी रिटर्न की उम्मीद करें। ये भी गौरतलब है कि ओडिशा भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। याद करिए वो किस्सा जब ईसा मसीह को गिफ्ट में मिला ब्रेड का एक टुकड़ा बाकी सभी कीमती गिफ्ट से बढ़कर लगा था, क्योंकि उसे दान करने वाले ने दरअसल अपना सर्वस्व दान कर दिया था। और खबर सिर्फ ओडिशा के सीएम ऑफिस के ट्वीट से नहीं जुड़ी है। अब जरा इसके दूसरे भाग पर चलते हैं। जिन राज्यों में ऑक्सीजन की कमी है वहां आसानी से ओडिशा ऑक्सीजन पहुंचा सके, इसके वास्ते ओडिशा की पुलिस ग्रीन कॉरिडोर भी बना रही है। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के लिए एक डेडिकेटेड सड़क रूट, और इन वाहनों को बीच में कहीं भी जाम या ट्रैफिक ना मिले। इस तरह से आवश्यक जगहों पर तेजी से ऑक्सीजन पहुंच पाएगी। 22 अप्रैल की शाम को ओडिशा के अंगुल से 20 टन मेडिकल ऑक्सीजन का पहला कंसाइनमेंट विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुआ। आज यानी 23 अप्रैल की सुबह भी 2 टैंकर अंगुल से विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुए। ओडिशा पुलिस के ट्विटर हैंडल के मुताबिक पुलिस इस कार्य के लिए डेडिकेट कॉरिडोर इसलिए बना रही है क्योंकि तेज परिवहन हो और हजारों जरूरतमंद मरीजों को बिना देरी के सेवा मिले। लेकिन अभी इस स्टोरी का तीसरा और अंतिम पार्ट बाकी है। ये जो अंगुल से विशाखापट्टनम ऑक्सीजन जा रही है, इसे कौन मुहैया करवा रहा है? जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। इसके बारे में नवीन जिंदल ने ट्वीट के जरिए अपनी बात कही। उन्होंने लिखा, हमारे अंगुल संयंत्र में 500 टन से अधिक लिक्विड ऑक्सीजन तैयार पड़ी है। इसके अलावा जिन सरकारों को जरूरत है उन्हें हम प्रतिदिन 100 टन लिक्विड ऑक्सीजन उपलब्ध करवा सकते हैं। हमने 22 अप्रैल को 20 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन तेलंगाना भेजी। 23 अप्रैल को फिर तेलंगाना, मध्य प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, जहां पर वेदांता, आर्टेमिस और बत्रा हॉस्पिटल हैं, उनके लिए ऑक्सीजन भेजेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि जरूरतमंद अपने टैंकर भेजें। हम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर या स्टील मंत्रालय द्वारा तय की गई प्राथमिकता के अनुसार इन्हें भर सकते हैं। तो ये था 3 खबरों का कोलाज और उम्मीदों का टीम वर्क, और इसका रिजल्ट अपने कोटे की ऑक्सीजन शीघ्र आपूर्ति मिल पाए सुनिश्चित हो। इसके लिए महाराष्ट्र और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने नवीन पटनायक को धन्यवाद कहा है। लेकिन स्पष्ट है कि ओडिशा, वहां की पुलिस और जेएसपीएल को देश भर से शुभकामनाएं मिल रही हैं और लल्लन टॉप भी इसमें अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है। चौथी खबर ये फिर से गुजरात के सूरत शहर से है। यहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या इस कदर बढ़ी कि अस्पताल में बेड नहीं बचे, और इसके चलते सामाजिक और राजनीतिक लोगों ने कोविड सेंटर शुरू किए जहाँ संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसा ही एक सेंटर यहाँ के अडाजन इलाके में पूर्व उप महापौर नीरव शाह द्वारा शुरू किया गया। इसमें 120 बेड की व्यवस्था है। इस आइसोलेशन सेंटर में मरीजों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए योग, ध्यान और गरबा भी करवाए जाते हैं। माहौल को हल्का फुल्का रखा जाता है और इसका अंदाजा आप वीडियो देखकर लगा सकते हैं। उम्मीद की बात में 5वीं बात कोरोना वॉरियर्स के एक और समर्पण की कहानी है, और ये कहानी हमें मिली है भोपाल, मध्य प्रदेश से। भोपाल का हमीदिया हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर अनुभव अग्रवाल और डॉक्टर अनुराधा चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। दोनों को छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, बल्कि अपनी ड्यूटी भर्ती रहते हुए भी जारी रखते हैं। सिर्फ मरीजों का ध्यान नहीं रख रहे, उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। डॉक्टर अनुभव अग्रवाल 16 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद से हमीदिया हॉस्पिटल के ए ब्लॉक में उन्हें एडमिट किया गया। कोरोना संक्रमित होने की खबर पाते ही पहले डॉक्टर अनुभव को भी घबराहट हुई, लेकिन फिर अपने आसपास देखा कोरोना से लड़ते जूझते मरीजों को, उनका दिल पसीज गया। खुद भी वहीं एडमिट हो गए और जुट गए वार्ड के बाकी मरीजों का इलाज करने में। डॉक्टर अग्रवाल ने खुद ये बात आज तक न्यूज़ चैनल को बताई। साथ ही बताया अपनी शपथ के बारे में जो उन्होंने अपना पेशा चुनते समय ली थी कि किसी भी मरीज को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और जितना मुमकिन हो हर जिंदगी को बचाने की कोशिश करेंगे। अब डॉक्टर अग्रवाल वार्ड में रहकर मरीजों का चेकअप करते हैं, हेल्थ चार्ट मॉनिटर करते हैं और बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। दूसरी ओर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद डॉक्टर अनुराधा भी हमीदिया हॉस्पिटल में एडमिट हुई और वो अपने वार्ड में रोजाना करीब 20 मरीजों की देखभाल कर रही हैं। डॉक्टर अनुराधा पेशे से सर्जन हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर दूसरे डॉक्टर से फ़ोन पर परामर्श कर मरीजों को दवाइयाँ भी उपलब्ध करवा रही हैं। किसी ऐसी ही खबर को सुनकर कवि पंकज चतुर्वेदी ने लिखा होगा, कुछ चीज़ें अब भी अच्छी हैं, न यात्रा अच्छी है न ट्रेन के भीतर की परिस्थिति, लेकिन गाड़ी नंबर, गाड़ी के आने और जाने के समय की सूचना देती तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। कुछ चीज़ें अब भी अच्छी हैं। छठी उम्मीद की बात हरियाणा के जींद से। यहाँ के सिविल अस्पताल से 21 अप्रैल की रात करीब 12 बजे कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड
इसकी कई सौ डोज चोरी हो गई। लेकिन 22 अप्रैल को चोर सिविल लाइंस थाने के बाहर एक चाय वाले को सारी वैक्सीन लौटा गए। पुलिस के मुताबिक दिन में करीब 12 बजे एक बाइक सवार युवक चाय के खोखे पर पहुंचा थाने के बाहर। उसने वहां बैठे बुजुर्ग को बैग थमाया, कहा ताऊ इस बैग में मुंशी का खाना है, थाने में मुंशी को दे आना। बुजुर्ग ने बैग मुंशी को दिया। जब बैग खोला गया तो उसमें कोरोना वैक्सीन की चोरी हुई शीशियां थी। कोविशील्ड की 128 वाइल और कोवैक्सीन की 440। इन शीशियों के बीच में पर्चा लिखा था, सॉरी मुझे नहीं पता था कोरोना की दवाई है। हालांकि चोर भले ही मानवता दिखाते हुए वैक्सीन वापस कर गया हो, लेकिन अब शायद ही इसका इस्तेमाल हो सके। जानकारी के मुताबिक लगभग 12 घंटे तक फ्रिज से बाहर रही कोरोना की ये वैक्सीन और डोज अब इस्तेमाल के लायक नहीं है। फिर भी इस बारे में सिविल सर्जन ने मुख्यालय से गाइडलाइंस मांगी है। अब आपका सवाल हो सकता है कि ये खबर उम्मीद की बात सीरीज में क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये भी एक उम्मीद की खबर है। अंगुलीमाल में बुद्ध की उम्मीद की खबर, महामूर्ख में कालिदास की उम्मीद की खबर, अपराध में ग्लानि और चोरी में सॉरी की उम्मीद की खबर। 7वीं खबर कोरोना की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हमारी साथी स्वाति की तरफ से आई खबर है। यूपी की राजधानी लखनऊ के विवेक खंड इलाके से, गोमती नगर का विवेक खंड इलाका। आशुतोष पांडे और उनकी पत्नी, इनके डेली रूटीन का हिस्सा है टिफिन सर्विस। ये दोनों पति पत्नी कोरोना पीड़ित लोगों को टिफिन पहुंचाते हैं। ऐसे कोरोना पेशेंट्स को जो आइसोलेशन में है, कोई अकेला रहता है, कहीं पूरा परिवार बीमारी से पीड़ित है और किसी घर में कोई खाना बनाने वाला या राशन या सब्जी खरीद कर लाने वाला नहीं। उन सब के लिए उम्मीद की चमकती किरण है आशुतोष और उनकी ये टिफिन सर्विस। एक बड़ी बात यह भी है कि जिन 65-70 कोविड पीड़ितों को आशुतोष और उनकी पत्नी खाना पहुंचाते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों के लिए सुविधा वो मुफ्त में उपलब्ध करवा रहे हैं। सुनिए उनकी बात। ये मैडम पहले तो हमारी टिफ़िन सर्विस चलती थी, मगर जब से इधर कोरोना शुरू हुआ तो लोगों के फ़ोन हमारे पास बहुत तादाद में आने लगे कि हमको कोरोना, हम होम आइसोलेशन में है, क्वारंटीन है, हमको खाना दीजिए। बाहर से भी फ़ोन आते थे, कोई नोएडा से, कहीं तो इवन 1-2 फ़ोन तो लंदन से आए कि हमारे माँ बाप यहाँ पे अकेले हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोरोना पीड़ित है। तो शुरू में तो हम लोग दहशत में थे, सारा शहर चूँकि खौफ में था, हम लोग भी खौफ में थे कैसे देंगे। मगर एक रात फिर हम लोगों ने डिसाइड किया वाइफ के साथ मिलके कि ऐसे हम अपने शहर के लोगों को मरता भूखा नहीं छोड़ सकते, हम करेंगे। तो हम उनको खाना पहुंचा रहे हैं। जहां हमारी रसोई आपने देखा होगा मैडम दिन भर ऑन रहती है, सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक। जहां से जो भी डिमांड आ जाती है, मैं अकेला उनको कोशिश करता हूं कि उस तक पहुंचूं। तो अभी बाय ग्रेस ऑफ गॉड चल रहा है। और ये रोज़ाना कितने डिब्बों की सप्लाई हो रही है, कितने का पेट भर रहे हैं? कोविड पीड़ित हैं करीब 65 से 70 कोविड पीड़ितों को हम सुबह से शाम मिला के हम दे रहे हैं खाना। और दोनों वक्त का खाना पहुंचाते हैं? दोनों वक्त का खाना जी। कोई मॉनेटरी कितनी चार्जेस लेते हैं आप? मैडम कोविड पीड़ितों से हम कोई चार्जेस नहीं ले रहे फिलहाल के लिए। अच्छा, आप उन्हें निःशुल्क सेवा मुहैया? जी मैडम, निःशुल्क हम दे रहे हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो बिजनेसमैन वगैरह हैं, वो हमको दे देते हैं, तो हम उसी से बाकी लोगों से नहीं लेते हैं। जो अफोर्ड करता है वो दे सकता है, जो हम लोग समझ लेते हैं ये वेल ऑफ है तो ठीक है। जैसे अब कोई प्राइवेट जॉब वाला है या गरीब है जो 14 दिन पड़ा है क्वारंटीन में, उसकी इनकम तो मैडम वैसे ही बंद है, तो हम उसके ऊपर एक्स्ट्रा बोझा नहीं डालते हैं, इसलिए फ्री में देते हैं सबको खाना। बहुत सुकून ही मिल जाती है, ये थकान बिल्कुल ही नहीं लगती है। एक दिमाग में चला करता है कि सुबह उठ के फिर करना है। आप नॉर्मल काम करिए तो एकदम थोड़ा सा भी काम करेंगे थकान लगेगी। ये जब कोरोना की वजह से जो केओस एनार्की में कहूँगा फैली हुई है, वो तभी तक लगती है जब तक आप बैठ के टीवी देखिए। और जब काम में जुट जाइए तो हमको तो महसूस ही नहीं होता कि इतना है। हम तो सोचते हैं जितनी मदद हो जाए लोगों की, उसी में दिमाग उसी में रहता है। वो तो रात में जब जाके न्यूज़ देखते हैं तब थोड़ा सा डर लगता है। मेंटली मतलब कोई भी थकान नहीं लगती है। अब बात उम्मीदों के संदेश की। ये एक नया सेक्शन है उम्मीद की बात में। बस आंखों से बीजना चाहता हूं विश्वास और दाखिल हो जाना चाहता हूं खामोशी से तुम्हारी दुनिया में। जैसे आंखों में दाखिल हो जाती है नींद, जैसे नींद में दाखिल हो जाते हैं स्वप्न, जैसे स्वप्न में दाखिल हो जाती है बेचैनी, जैसे बेचैनी में दाखिल हो जाती हैं उम्मीदें। ये कवि अशोक कुमार पांडे की पंक्तियां हैं। उम्मीदों के संदेश में आज अशोक कुमार पांडे की बात। कश्मीर पर बहुत रिसर्च कर चुके हैं। कश्मीर नामा, उसने गांधी को क्यों मारा, इस देश में मिलिट्री शासन लगना चाहिए जैसी कई चर्चित किताबें लिख चुके हैं। लेकिन इन दिनों वो किसी और वजह से चर्चा में है, और वो वजह है 24 घंटे कोविड ग्रस्त लोगों और परिवारों की मदद करना। कैसे मदद कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर, जरूरी संदेशों को एम्पलीफाई करके,
फिर जहां से भी लीड मिले वहां पे फॉलो अप करके, और अशोक ये काम लगातार कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि उनका ये संदेश ध्यान से सुने। 2 कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, उन्हें भी नोट कर लीजिए। संभव हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करिए, ताकि जब उम्मीद की बात हो तो आपकी भी बात हो। जिस तरह की महामारी, जिस तरह की आपदा चारों तरफ है, वो कोई बताने की चीज नहीं है। हम सब उससे गुजर रहे हैं। आज तो ऐसा लगता है कि शायद ही देश में कोई ऐसा परिवार हो जो इस आपदा से गुजर ना रहा हो। एक ये ऐसा समय है जब सरकारें तो जो कर रही हैं वो कर रही हैं। मुझे लगता है सिविल सोसाइटी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय है, जिस समय सिविल सोसाइटी को आगे आके अपना रोल निभाना चाहिए, जो कि वो निभा सकते हैं। और एज अ राइटर, एक लेखक के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि जिस समाज के लिए मैं लिखता हूँ, जिस देश की मोहब्बत में मैं लिखता हूँ, जिस देश के लोगों की मोहब्बत में मैं लिखता हूँ, उनकी आपदा के समय में आगे आना मेरा फर्ज है, मेरे फराइज में शामिल है। तो हम लोग कुछ दोस्तों ने मिलके शुरू की थी यहाँ पे मदद करना। शुरू में तो सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर और फेसबुक के थ्रू जितना हो सक रहा था हम एम्पलीफाई कर रहे थे, और जो भी हमें लीड्स मिल रही थी हम लीड्स शेयर कर रहे थे। लेकिन अब उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज किया है हमने। 2 नंबर्स मैं बोल रहा हूँ। एक नंबर है जो कॉलिंग के लिए है। पहला नंबर मैं बता रहा हूँ 9999109157। ये नंबर कॉलिंग का है, हमारी हेल्पलाइन का। अगर आप इस पे कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और दूसरा व्हाट्सएप का है 6307383680। हुआ ये है कि 200-250 वॉलंटियर्स एक साथ इकट्ठा हुए हैं, जो अलग अलग जगहों से हमें अपडेट दे रहे हैं। इसके अलावा लगभग 20 से 1 डॉक्टर्स को हमने जोड़ा है, एक व्हाट्सएप ग्रुप में अपने जोड़ा है। तो जो भी परेशानियां यहाँ आ रही हैं, जिन लोगों को मेडिकल हेल्प की जरूरत है, हम डॉक्टर से कंसल्ट करके या तो सीधे बात करवा रहे हैं, और या फिर जो डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं, लीड दे रहे हैं, वो हम उनसे शेयर कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ हम कर तो रहे हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हालात इतने खराब हो चुके हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, रेमडेसिविर नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली में कल से लगभग ये कंडीशन है कि आईसीयू बेड्स 0 के बराबर हैं। काफी लोगों से मैंने रिक्वेस्ट करने के बाद भी आईसीयू बेड दिलाना मुश्किल हो गया है। तो ये एक ऐसा समय है जिसमें सिविल सोसाइटी जो कुछ कर रही है वो कर रही है, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है। जरूरी, क्योंकि दिल्ली तो ठीक है, बड़ी जगहों पे ठीक है, लोग कांटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन छोटे गांवों में, यूपी के, बिहार के छोटे गांवों से, शहरों से जिस तरह की लीड्स आ रही हैं, जरूरी यह है कि पूरे देश स्तर पर, जिले और के स्तर पर चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाए, और ये काम सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। साथ ही प्लाज्मा कितना फायदेमंद है, कितना नहीं है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अब भी डॉक्टर्स प्लाज्मा के लिए कह रहे हैं। तो जो लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो प्लीज आगे आए। दिल्ली में ILBS है जो प्लाज्मा उपलब्ध करा रहा है, वहां पर जाकर प्लाज्मा दान करें, या जहां भी संभव है प्लाज्मा दान करें। हो सकता है कि इससे किसी मरीज को कोई फायदा पहुंच जाए। तो और सरकार से तो ये अपील है ही कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी आगे आए और कम से कम ऑक्सीजन और मेडिकल फैसिलिटीज, दवाओं वगैरह की जो सप्लाई है वो सुनिश्चित करे कि लगातार लोगों को मिल सके। अगर ये नहीं होगा तो इतनी लाशें हम अभी तक देख चुके हैं, और आगे जो मंजर दिखाई देने वाला है वो अभी से भी खतरनाक हो सकता है। तो हम हैं यहाँ, अपने स्तर पर जितना हो सकता है, जितनी हमारी औकात है, हम कोशिश कर रहे हैं मदद करने की। लेकिन जरूरत इस समय यह है कि सरकारें पूरी तन मन धन से इसको मेडिकल इमरजेंसी की तरह मानकर और लोगों का सहयोग करें, ऑक्सीजन और बाकी चीजें उपलब्ध कराएं, तभी हम इस महामारी से बाहर निकल पाएंगे। अशोक पांडे और उनके जैसे उन हजारों लोगों को हमारा बार बार प्रणाम, जो सरकारी व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने के बाद भी व्यक्ति के स्तर पर उम्मीद को जिंदा रखें। और आखिरी में आपको उम्मीद की आपके अंदर पल रहे एक नन्हे से बुद्धत्व को प्रकाशित करने की कोशिश करते हुए विमलेश त्रिपाठी की कविता के साथ छोड़ जाते हैं। क्या है कविता? रात से पूछता हूं कैसे सहती हो ये एकांत, अपनी छाती पर अकेले। रात हंसती है मेरी देह पर एक शब्द लिखकर, सुबह। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द वो सुबह आएगी हमारे आपके सबके प्रयासों से, जब इस खौफनाक बीमारी का पंजा हमें कमज़ोर पड़ता नज़र आएगा। ये सब होगा, लेकिन इन सब के बीच जवाबदेही और जागरूकता का दौर लगातार चलते रहना चाहिए। सरकारों की लापरवाही पर उनकी जवाबदेही फिक्स करना, पब्लिक हेल्थ को, हेल्थ और एजुकेशन को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनाना, ताकि ये पॉलिटिशियंस भी मजबूर हों इस पर ध्यान देने के लिए।
और हमें खुद सुरक्षित रहना है, मास्क पहन के रहना है। कोई भी शुरुआती लक्षण दिखे तो आइसोलेट करना है, टेस्ट करवाना है और किसी भी तरह का पैनिक नहीं फैलाना है। और जिसकी भी मदद कर सकते हैं, जितनी भी मदद कर सकते हैं, वो मदद करनी है। उम्मीद की बात में आज इतना ही। जल्द फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।